हेलो स्टूडेंट्स, रोटेशन मोशन का एक पार्ट हम पूरा कर चुके थे। अब दूसरा पार्ट यहाँ बोर्ड पर पढ़ेंगे और आपको और ज़्यादा क्लास वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है ना, और आप ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। चलिए, रोटेशनल मोशन पार्ट 2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको टॉर्क के बारे में सब बता दिया था। ठीक है, टॉर्क की कहानी हम पूरी कर चुके थे। रोटेशन और लीनियर मोशन का कंपैरिजन हम आपस में कर चुके थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो रोटेशन मोशन होता है उसमें 3 बेसिक पार्ट होते हैं। एक टॉर्क, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीसरा लीनियर मोमेंटम। ठीक, तो ये हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट हुआ है आज, इसे हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, रोटेशनल मोशन सेकंड पार्ट, सामने नोट्स बनाने की अब मुझे आप नोट्स डायरेक्ट यहीं से बना सकते हैं। मुझे आपको नोट्स भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ आपको असाइनमेंट दूंगा। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले यहां शुरू करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इन मोशन, इन रोटेशनल मोशन। ठीक है ना, रोटेशनल मोशन में इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। इस बात का मतलब मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए एक बहुत छोटी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यहां समझिए। ठीक है ना, इसको चलाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो भी बहुत छोटा चाहिए। ठीक है, स्मॉल मास स्मॉल फोर्स, लार्ज मास लार्ज फोर्स। इसका मतलब मास इंक्रीज होने से ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, ये लीनियर मोशन का कंसेप्ट है। लीनियर मोशन का कंसेप्ट है। लीनियर मोशन में मास इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन। बट इन रोटेशनल मोशन, ठीक है ना, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा है, ठीक है ना, I1 ग्रेटर देन I2, तो उसको रोटेशन कराने के लिए जो रिक्वायर्ड टॉर्क होगा वो भी बड़ा होगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ? स्मॉल ऑब्जेक्ट स्मॉल फोर्स, लार्ज ऑब्जेक्ट लार्ज फोर्स, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल टॉर्क, लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज टॉर्क। तो सीधा सा मतलब ये हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज का मेजरमेंट है? इनर्शिया का। यानी ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा अपने रोटेशनल मोशन में चेंज को अपोज करेगी। रोटेशन मोशन को अपोज नहीं करेगी, रोटेशनल मोशन में चेंज को अपोज करेगी। मास भी मोशन को अपोज नहीं करता है, मोशन में चेंज को अपोज करता है। ये आपको पता है। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में हम अच्छे से पढ़ कर आए हैं। चलिए अब आते हैं इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। देखिए, जो बच्चों इनर्शिया होता है, ठीक है ना, वो मास पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन मास। सिंपल सा कंसेप्ट। मास कम होगा इनर्शिया कम होगी, मास ज्यादा होगा इनर्शिया ज्यादा होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड करता है मास एक्सिस के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से हुई है। एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां 2 स्फीयर बनाए हैं, एक सॉलिड स्फीयर आपको दिखाई दे रहा होगा और एक हॉलो स्फीयर। अगर दोनों स्फीयर का मास सेम हो और दोनों की रेडियस भी सेम हो, ठीक है ना, तो भी दोनों का टॉर्क इक्वल नहीं होगा, इक्वल तरीके से घुमाने के लिए, सेम तरीके से घुमाने के लिए। ठीक है ना, इक्वल अल्फा प्रोड्यूस करने के लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए टॉर्क की वैल्यू अलग अलग आएगी। क्यों आएगी अलग अलग? सर, इसे चलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए? F इक्वल टू एम ए। इसे चलाने के लिए भी F इक्वल टू एम ए, अगर ए सेम है तो। बट इसे चलाने के लिए कितना टॉर्क चाहिए? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। और इसे चलाने के लिए टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अगर अल्फा सेम है तो भी आई सेम नहीं है, क्योंकि सॉलिड स्फीयर में एक्सिस के चारों तरफ मास होता है, जबकि हॉलो स्फीयर में सारा का सारा मास सर्कमफ्रेंस पर होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके के कंसेप्ट हमें ध्यान रखने हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया 2 अलग अलग कंसेप्ट हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं, दोनों ही इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं। एक लीनियर मोशन में, मास लीनियर मोशन में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, इनर्शिया को, और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं आपको बड़ा डिफरेंस बताता हूं, 2 बड़े डिफरेंस समझिए। जो इनर्शिया है वो एक प्रॉपर्टी है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है ना, लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो प्रॉपर्टी भी है और एक क्वांटिटी भी है। डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करती है और मास पे भी डिपेंड करती है। इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका अपना एक वैलिड फॉर्मूला भी है। किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अपना एक फॉर्मूला होता है, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है ना, यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक, मैंने यहां एक क्वेश्चन बनाया है,
पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू एम आर स्क्वायर के लिए बच्चों ये एक पॉइंट मास है, वैल्यू पी पॉइंट पी है जिसका मास एम है, और इसकी एक्सिस से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो इसका फॉर्मूला एम आर स्क्वायर होता है। मैंने यहाँ बड़ा बड़ा लिखा है, हेयर आर इज नॉट द डिस्टेंस। आप में से बहुत सारे बच्चे इसे डिस्टेंस समझते हैं, ये डिस्टेंस नहीं है, ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसको आइए देखते हैं। ये मैंने एक इलस्ट्रेशन बनाया है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी इसकी सारी एजेस कितने की हैं, लेंथ एल की, ठीक है ना, और ये वाई वाई डैश एक एक्सिस है, इस वाई वाई डैश के अराउंड हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पूरे सिस्टम का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई डैश, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए 3 पार्टिकल हैं, देयर आर 3 पार्टिकल्स, तो हम 3 बार I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखेंगे, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। I1 का मतलब मास m इंटू हर कॉर्नर पर m मास है, हर एक का मास m है, ये भी लिख देते हैं, ये हर एक का मास m है, m इंटू इस एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है 0, प्लस इस I2 m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज l, ये l इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, तो m l स्क्वायर, प्लस ये जो थर्ड वाला पार्टिकल है, ये स्टूडेंट जनरली इसको L समझते हैं, बेटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है एक्सिस से, नॉट दिस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये कैसे निकलेगी सर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इतनी डिस्टेंस होगी और ये कितना होगा L/2, तो ये हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर। दिस इज द पॉइंट, ठीक है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। एक 500 रुपए वाली बात आपके सामने आई है, ठीक है ना, 500 रुपए संभाल कर रखिएगा। 500 रुपए क्या कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये नहीं है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, यानी जिस पॉइंट का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं वहां से किस पर, एक्सिस पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर परपेंडिकुलर डालिए, वो डिस्टेंस आपको लेनी है। इज दैट क्लियर? चलिए अब इस तरफ देखेंगे, यहाँ क्या है, तो ये फाइनली कैलकुलेट होकर क्या आएगा, I इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये ml स्क्वायर होगा। जिस बच्चे ने यहाँ ml स्क्वायर लिखा होगा उसका आंसर 2ml स्क्वायर मैच कर जाएगा, बट एक्चुअल आंसर क्या आएगा, ml स्क्वायर बाई 4 एंड दैट विल गिव्स यू ml स्क्वायर बाई 5 ml स्क्वायर बाई 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये होता है पॉइंट मास के लिए। अब आज हमने ट्रायंगल बनाया है, कल हम स्क्वायर बना लेंगे, रेक्टेंगुलर कोई शेप ले लेंगे, मतलब बहुत सारी शेप बनाई जा सकती हैं, अलग अलग जगहों पर पार्टिकल रखे जा सकते हैं, और किसी एक एक्सिस के अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप इसे आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हुआ पॉइंट मास के लिए, और सिस्टम के लिए बहुत सारे पॉइंट मास सिस्टम है, मतलब बहुत सारे पॉइंट मास मिलाकर एक सिस्टम बना रहे हैं, उसके लिए ये हमने डिफाइन किया। अब हम बात करेंगे फॉर ऑब्जेक्ट्स, जो रेगुलर हमारी शेप की ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होता है। मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है, उसका मास m है, उसकी लेंथ l है, ठीक है ना, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो बीच में से परपेंडिकुलर जाएगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 12। ये मैंने पिछले चैप्टर में भी एक न्यूमेरिकल में आपसे डिस्कस किया था, सेंटर से परपेंडिकुलर जाएगा तो ml स्क्वायर बाई 12 आएगा। लेकिन अगर ये एक्सिस यहां से निकल जाए कॉर्नर से, आइदर दिस और दिस, तो इट विल गिव यू ml स्क्वायर बाई 3। डेरिवेशंस आपके सिलेबस में 11th में भी नहीं थे, ठीक है ना, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि इससे आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना सीखते हैं, ठीक। उसके बाद ये आता है रेक्टेंगुलर शेप, इसमें l लेंथ है, b विड्थ है, और आप यहाँ बिल्कुल मिड में से आर पार, मैंने 3D बनाने की कोशिश की है, अगर 3D अच्छा बन गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये 3D डायग्राम, ये लेंथ, ये विड्थ, और ये सेंटर से होकर गई है परपेंडिकुलर एक्सिस, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12 आएगा, ठीक है ना, ये हो जाता है ml स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12। अब अगर हम इसी में इसे हम स्क्वायर ले लें, स्क्वायर, तो उस केस में l और b लेंथ और ब्रेड्थ बराबर हो जाएंगे, और अगर ये बराबर हो गए तो यहाँ l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2l स्क्वायर हो जाएगा, 2l स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा l स्क्वायर बाई 6। तो उस केस में आंसर आएगा इन द केस ऑफ स्क्वायर ml स्क्वायर बाई 6, दिस विल बी द आंसर। अब यहाँ हम शुरू करेंगे रिंग के बारे में, ठीक है। रिंग दो टाइप से यूज की जाती है,
अगर आप सामने से रिंग को ऐसे देख रहे हैं तो उसका प्लेन आपकी तरफ है, ठीक है ना, और उसकी जो एक्सिस है वो उसका डायमीटर है, यानी एन एक्सिस पासिंग थ्रू द प्लेन, लाइन इन द प्लेन, ठीक है ना, ठीक है ना, अलोंग द डायमीटर। तो इसके अबाउट हो जाएगा mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर मैं रिंग को ऐसे देखता हूँ, 3D स्ट्रक्चर है, देखिए 3D दिखाई दे रहा है या नहीं, ऊपर से रिंग ने एंटर किया, नीचे से निकल गई, मतलब ये रिंग है, ठीक है ना, ऐसे समझिए ये रिंग है और रिंग में से ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस इसमें से पास हो रही है, ठीक है ना। तो उस केस में ये होता है mr²। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, इसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। इसके बाद आता है रॉड हो गई, ठीक है, स्क्वायर लैमिना हो गया, प्लेन लैमिना हो गया, रिंग हो गया। इसके बाद आता है हॉलो स्फीयर। इसके बाद आता है हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर क्या करता है? हॉलो स्फीयर होता है ऐसा, सेंटर से इसमें एक्सिस पास हो रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr², ठीक है। और अगर इसके टेंजेंट से कोई एक्सिस पास होती है, ठीक है ना, इसके टेंजेंट से, हॉलो स्फीयर के टेंजेंट से, जहां r क्या है इसकी रेडियस और m क्या है इसका मास, तो ये फॉर्मूला हो जाता है 5/3 mr²। इसको हम निकालना सीखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर में क्या होगा? सॉलिड स्फीयर में बच्चों ये इसमें से आर पार एक एक्सिस जाएगी, इसका होगा 2/5 mr², ठीक है ना। और अगर टेंजेंट आप लेंगे, टेंजेंट सॉलिड के लिए, तो उसका होगा 7/5 mr²। मुझे याद है ये टेंजेंट वाले आप निकाल भी सकते हैं। जितनी भी एक्सिस आपको पैरेलल दिखाई दे रही है, जैसे ये 2 पैरेलल एक्सिस हैं, ठीक है ना, जैसे आप यहाँ एक टेंजेंट बना सकते हैं, ये 2 पैरेलल एक्सिस हैं, यहाँ से एक टेंजेंट निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये भी एक पैरेलल एक्सिस है, ठीक है। यहाँ से टेंजेंट पैरेलल एक्सिस है ही, इस वाली की पैरेलल ये है, इस वाली की पैरेलल ये है। जितनी भी पैरेलल एक्सिस होती हैं उन सब के लिए हमारे पास एक फंडा होता है, उसे कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे। तो पहले आप एक बार इसको व्यू कर लीजिए। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सिग्निफिकेंस की, ठीक है, डिफरेंस क्या है, तो उसका डिफरेंस हम सीख सकते हैं ऐसे। मान लीजिए हमारे पास ये एक रिंग है, इसका मास m है, रेडियस r है, और ये भी एक रिंग है, ठीक है ना, इसका मास m, रेडियस r है। अंतर क्या है? ये डिस्क है, एक्चुअली ये डिस्क है और ये रिंग है। ध्यान से देखिए, दोनों का मास सेम, दोनों की रेडियस सेम, दोनों को चलाने के लिए फोर्स भी सेम होगा अगर एक्सेलरेशन सेम कर दिया जाए। अगर मैं F = ma से देखूं, m is same, if acceleration is same, then force will be same. Same force is required to produce the same acceleration. But difference कहाँ है? अगर आप इसे भी अल्फा एक्सेलरेशन से, एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करना चाहते हैं और इसे भी, तो टॉर्क की वैल्यू सेम नहीं होती। टॉर्क = होगा I1 अल्फा और इधर टॉर्क होगा I2 अल्फा। क्या आप जानते हैं I1 और I2 में क्या डिफरेंस है? मास तो दोनों का बराबर है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है। मतलब ये है कि मान लीजिए ये एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस के चारों तरफ मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। एक तरीका तो ये है, इस तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूट है, ये एक्सिस है, सामने से दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, और मास बिल्कुल इसके चारों तरफ ऐसे फंसा हुआ है। और एक तरीका ये है कि मास इस एक्सिस के चारों तरफ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो दोनों में अंतर आ गया, मास उतना ही है, एक में इसके चारों तरफ है और एक में डिस्टेंस बढ़ गई है मास की एक्सिस से, ये पेन को बीच में मान लेना है। तो यहाँ क्या है, वही मास दूर तक फैला हुआ है, तो I = mr² के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मास तो सेम है बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये वाला। तो इससे क्या होगा सर? इससे होगा ये कि टॉर्क 1 भी ज्यादा होगा टॉर्क, मतलब दोनों को चलाने के लिए सेम एक्सेलरेशन से फोर्स सेम लगेगा, बट दोनों को घुमाने के लिए सेम एंगुलर एक्सेलरेशन से
पहले वाले में टॉर्क ज्यादा लगेगा। यानी अगर आपकी साइकिल का व्हील इस टाइप का है जिसमें सारा का सारा मास स्पोक्स वाला व्हील आप यूज करते हैं, जो कि नॉर्मल साइकिल्स में आप करते भी हैं, तो आपकी साइकिल का पहला पेडल में जो टॉर्क होगा वो बहुत ज्यादा होगा। आप उसे चलाने के लिए उस पर खड़े हो जाएंगे, साइकिल चल पड़ेगी। उसके बाद अगर आप उसे नहीं भी चलाएंगे क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो खुद ब खुद चलती रहेगी। लेकिन अगर आपकी साइकिल को कार्डबोर्ड से भर दिया जाए ऐसे, तो आपकी साइकिल बहुत आसानी से चलेगी, ठीक है, लेकिन बहुत आसानी से रुकेगी भी। यानी जैसे ही आप पेडल मारना बंद करेंगे आपकी साइकिल एकदम से रुक जाएगी, ठीक। तो जो रेसर होते हैं, साइकिल रेस में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी, ठीक है ना, वो अपनी साइकिल को कार्डबोर्ड से भरवाते हैं, क्योंकि उन्हें आराम नहीं करना है, उन्हें रेस जीतनी है, वो लगातार पेडलिंग करेंगे। हमें आराम भी करना होता है, हमें साइकिल से जाते समय इधर उधर के पोस्टर देखने होते हैं, ठीक है ना, इधर उधर 2-4 को नमस्ते करनी होती है। तो अगर हम उसमें पेडल मारना भूल भी जाते हैं तो हमारी साइकिल नॉर्मली चलती रहेगी, ठीक है। इस तरीके का ये कंसेप्ट है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक लाइन बोल रहा हूँ, उस लाइन को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, चाहे कॉपी में लिख लेना। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, उसे घुमाना मुश्किल, लेकिन अगर घूम गई तो रोकना भी मुश्किल। ये बहुत अच्छी लाइन है, ठीक है ना। अगर कल मुझे 2 स्फेयर दे दिए जाएं, ए और बी, बिल्कुल एक जैसे, रंग रूप चाल ढाल बिल्कुल एक जैसा, आप उन्हें डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो वो आपसे कहेगा बताओ इसमें एक हॉलो है एक सॉलिड है, ठीक है, बिना टच करे बताना है। आप वजन नहीं कर सकते, अच्छा वजन करेंगे भी तो मास सेम है, ठीक है ना, ठीक है, आप दबा के नहीं देख सकते, ठीक है ना, कोई तरीका निकलता है। यस, आप दोनों को एक इंक्लाइन प्लेन से छोड़ दीजिए ऐसे, एक इंक्लाइन प्लेन से, यहां से जो ज्यादा दूर तक जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा दूर तक कौन जाएगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, वो बहुत मुश्किल से रुकेगा अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। उसे रोकने के लिए टॉर्क ज्यादा लगेगी, तो वो दूर तक जाएगा, ज्यादा दूर तक जाएगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होता है, हॉलो के लिए आपने पढ़ा 2/3 mr², जबकि सॉलिड के लिए आपने पढ़ा 2/5 mr², ठीक है ना। तो ज्यादा किसका, हॉलो का। सोचने में ऐसा लग रहा था कि भारी वाला बहुत दूर तक जाएगा, नहीं, लगता है ऐसा कि वो तो भारी है, वो तो बहुत दूर तक जाएगा, वजनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो खोखला है अंदर से, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, उसे चलाना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि दोनों एक ही प्लेन से चले हैं तो उसे रोकना भी मुश्किल होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज्यादा, ठीक है ना, वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा। ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है। होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, सिग्निफिकेंस क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखिए वो आपको एक रॉड देगा, आप नोट्स यहीं से बनाएंगे डायरेक्ट। अब आप डायरेक्ट यहीं से नोट्स बनाएंगे जैसे आप क्लास में बनाते हैं। ये रॉड है ए बी, क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं बोलता हूँ, रॉड ए बी सेंटर सी, ठीक है ना, ये सेंटर सी है, ठीक, इसकी लेंथ है 2m, इसका मास है m, ठीक। अब वो आपसे कह रहा है सेंटर से, यहां से L/3 डिस्टेंस पर यहां से एक एक्सिस जा रही है, इस एक्सिस के अबाउट y डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the perpendicular axis y dash at the distance L/3 from the center of the rod C, ठीक है। आप वीडियो को धीरे धीरे चलाकर क्वेश्चन लिख सकते हैं। कैसे निकलता है, इसी को पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहते हैं। पहले मैं आपको थ्योरम बता दूं, थ्योरम क्या कहती है। थ्योरम ये कहती है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर एग्जांपल इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा सेंटर ऑफ मास से जाने वाली पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। यानी आपको हमेशा किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हुए सबसे पहले सेंटर से उसके पैरेलल मोमेंट ऑफ वो बनानी पड़ेगी एक्सिस। तो आपने सेंटर से पास होने वाली एक्सिस बनाई है, ठीक। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, वो सेपरेशन है L/3, उसे हम D बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस
मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आप किसी भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। शर्त क्या है, दूसरी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से ही होकर जानी चाहिए, कोई भी दो पैरेलल नहीं चलेंगी, एक को सेंटर ऑफ मास से होकर जाना पड़ेगा, और डिस्टेंस हमेशा दोनों के बीच की लेनी है। आपको बेवकूफ बनाने के लिए वो इधर से डिस्टेंस दे देगा, तो कुछ बच्चे उसी को L/3 L/4 L/6 जो भी आपको देगा वो डाल देते हैं, तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो क्या करना है, आइए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू ICM। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ठीक इससे पहले याद करके आए हैं, ठीक है ना, mL²/12 प्लस मास ऑफ द रॉड m इंटू दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर L²/9। तो ये आंसर आपको कर देगा, ठीक है ना, mL², LCM ले लीजिए और LCM हो जाएगा 118, ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए। देख लीजिए आंसर, इस तरीके से ये कैलकुलेशन आप करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्या करना है, और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसको हटा देते हैं। दूसरे तरीके का क्वेश्चन हमारे और एक पैरेलल एक्सिस का क्वेश्चन हो जाए, ठीक है ना। ये आपको एक रिंग दी हुई है, ठीक है, रिंग के प्लेन से डायमीटर पास हो रहा है, ठीक है। हमें ये नहीं बताना, हमें क्या करना है, इसकी टेंजेंट से ये जो जा रहा है ये वाली एक्सिस y इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसकी रेडियस r है, r इज द रेडियस ऑफ द रिंग, ये रिंग है, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, ठीक है ना, और इसका मास m है। तो क्या किया जाएगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² प्लस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m इंटू दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है r, तो हो जाएगा r², तो टोटल हो जाएगा 2mr²। इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप रिंग पर, डिस्क पर, ठीक है, लेमिना पर, बहुत सारी चीजों पर बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरी थ्योरम होती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम केवल प्लेन लेमिना के लिए लगती है, ये हमेशा ध्यान रखना। मतलब ऑब्जेक्ट 3D नहीं होनी चाहिए, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ तो हो, थिकनेस नेग्लिजिबल होनी चाहिए, तो इसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल मान रहे हैं। अब आपको समझना ये है, ये इसका एक एक्सिस है एक्स एक्सिस, और ये इसके प्लेन में दूसरी एक्सिस है वाई एक्सिस, ठीक है, और जो जेड एक्सिस है वो इसके परपेंडिकुलर यहाँ ऐसे काम कर रही है, ये जेड एक्सिस। तो ये थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी लेमिना का किसी एक्सिस, ठीक है ना, किसी दो एक्सिस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX और IY हो, तो थर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस जो वहां से जाएगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। यानी IZ परपेंडिकुलर वाली के अबाउट इज इक्वल्स टू बाकी दोनों के परपेंडिकुलर के सम के बराबर होगा। यानी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं x y z तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर होगी, जो प्लेन में दो होंगी, ये ध्यान रखना, कोई भी दो ऐड नहीं कर सकते आप z और x को ऐड करके i y नहीं लिख सकते। जो प्लेन में है, द एक्सिस विच लाई इन द प्लेन, उनको आप ऐड करेंगे एंड दैट विल बी द इक्वल टू द थर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। किस काम आती है मैं आपको सिखा देता हूं। मान लीजिए कल कोई आपसे कहने लगे कि ये आपके सामने एक स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर। एक इलस्ट्रेशन करते हैं, क्वेश्चन नोट करना। ये एक स्क्वायर है, इसकी हर एक साइड a है, इसका मास m है। वो आपसे कह रहा है इसके डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। स्क्वायर के डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। तो सीधे सीधे तो हमें याद होता नहीं, क्या करेंगे, हम इसके दोनों डायगोनल बनाएंगे, सिमेट्री के अकॉर्डिंग दोनों डायगोनल एक जैसे काम करेंगे। यानी अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया i होगा, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। अब इसके परपेंडिकुलर जो
इसके सेंटर से पास होके जाती है उसके अबाउट हमने याद कर रखा है ml²/6। इन द केस ऑफ स्क्वायर आप वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे तो ये आया था ml²/6, ठीक है ना। तो ml²/6, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम iz तो ये है ml²/6, ix और iy ये दोनों है तो ये हो गया 2i। तो फाइनली i = ml²/12, ठीक है। चौंकने वाली बात यह है कि ये आंसर फिर से वही आ गया है जो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट किसी रॉड का होता है, किसी रॉड के लिए। यानी ये हमें ऐसे बिहेव करा रही है जैसे एक रॉड होती है, ठीक है ना, उसमें आपने बस ये ऐसे मान लिया है, ठीक है। तो ये रॉड वाला ही आंसर आया है। जो स्क्वायर है वो रॉड की ही फॉर्म है, आप उसमें लेंथ को ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया ml²/12। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी खत्म हो जाती है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन और समझते हैं, एक इलस्ट्रेशन और आपके सामने मैंने बनाया है। इसमें ये 3 रिंग हैं, क्या है ये, चलो डिस्क ले लेते हैं इस बार। ये 3 डिस्क हैं, ठीक है ना, आपको दिखाई दे रही है, दीज आर डिस्क, ठीक है। ये 3 डिस्क हैं। अब ये एक एक्सिस है जो यहां से पास हो रही है y और ये सब एक ही प्लेन में लाई कर रही है, इन द सेम प्लेन, इन सबके प्लेन बोर्ड के अंदर ही है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस y, ठीक है। कैसे निकालेंगे बच्चों, बड़ा आसान होता है, ठीक है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होने चाहिए। देखिए y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस, बाकी को भूल जाइए। ये दोनों कौन है, डिस्क नहीं है, मैंने क्या कहा, बाकी को भूल जाइए। तो इसको भूल जाइए। अब आपके सामने सिर्फ ये वाली डिस्क है। ये वाली डिस्क का ये कौन सी, ये एक्सिस इसका क्या है, डायमीटर। ध्यान से देखिए, इसके लिए ये डायमीटर है, और अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर के अबाउट होता है ml²/4। इन द केस ऑफ डिस्क सॉरी mr²/4, ठीक है। ये इसका डायमीटर है और डायमीटर के अबाउट होता है mr²/4। m इज द मास, r इज द रेडियस, ठीक, इन द केस ऑफ डिस्क। प्लस ये दोनों, अगर आप इसे देखेंगे तो ये भी टेंजेंट है और इसे देखेंगे ये भी टेंजेंट है, लाइंग इन द प्लेन। तो पहले आप यहां आइए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/4, और इसके अबाउट क्या होता है, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/4 सेंटर के अबाउट, प्लस मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डिस्टेंस इत्तेफाक से रेडियस ही है, ठीक है ना, r², तो ये हो जाएगा 5/4 mr²। ये टेंजेंट के अबाउट आया, इसके लिए भी 5/4, इसके लिए भी 5/4, तो 5/4 mr², इसके लिए प्लस 5/4 mr² इसके लिए, ठीक। तीनों को ऐड कर देंगे, क्या आंसर आएगा, 5 और 5 10 और 1 11 mr²/4। इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आएगा। 2013 नीट में था, 16 नीट में था, इस टाइप का क्वेश्चन आते रहे हैं, जेई में भी पूछे जाते हैं। सिस्टम को वो बहुत आसानी से बदल देगा। आज मैंने डिस्क दी है, कल वो रिंग दे देगा, 2 रिंग 1 डिस्क दे देगा, 2 डिस्क 1 रिंग दे देगा, 3 स्फीयर दे देगा। बहुत सारे तरीकों से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बी केयरफुल, ध्यान देना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम विद इलस्ट्रेशन हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे एंगुलर मोमेंटम।